वक्फ पीड़ित संघर्ष मोर्चा की बैठक मोर्चा के संयोजक डॉक्टर राकेश शर्मा की अगुवाई में अमृतसर में हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील डी.के. दुबे विशेष तौर से शामिल हुए। उन्होंने वक्फ बोर्ड पीड़ित को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर मोर्चा के संयोजक डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड लोगों की संपत्तियों के साथ साथ कई धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों को भी अपना बता रहा है। विषय का पता होना, मैं एक बार फिर दस देना जोड़ा लगभग 1 साल पहलों आप वक्फ बोर्ड के सरपंच जिन्हें भी विक्टम है वक्फ बोर्ड के सरपंच उत्थे रहते भी की सी जो हो सकिया वो किया। सरपंच लोगों को काफ़ी कुछ ना शंका हुई सी, उन्होंने बारे लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं सी। साड़ी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान लैवल से साढ़े जो शख्सियत मौजूद है श्री दलीप कुमार दुबे जी जेडे सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता भी है, सारे केस 370 के सारे केस वो ही लड़ रहे हैं। वो आज साड़ी खुशकिस्मती साढ़े जो मौजूद है, मैं उन्होंने बेनती कराँगा स्टेज पर आन कि जेडे मेन विक्टिम 2 इलाके हैं उन्होंने पिछों मेरे हाल एक तो साढ़े सुनील कुमार कौंटी जी है, दूसरे अपने उन्होंने कौंटी के नाल अपना उन्होंने नाम उनको रमन महाजन जी, उन्होंने मैं विकास कराऊंगा इस गल कि एक राज है वो दिशा कि कोई ना लोग भी सच्चे है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सी, कोई कोर्टियाँ सी ते जेड़ा मेन विषय दुबे जी जिहदे ते तुसीं इन्हां दी अक्सर वीडियो देखदे होवोगे। यही चाहते हैं कि जेड़े इत्थे अंमृतसर के लोकल लोग आ वो इन्हां दे सानू गा भी हो के सोच लें। एक मेरी बेनती हो रहा है सारे कि आप इन्होंने सुनना इस करना साड़ी किस्मत चंगी है। रोज रोज छोटी छोटी गल उन्होंने कोई भी टाइम नहीं होंगे ना पूरा मुझसे गल उन्होंने सारा सुन ली, बाद जी कोई अपनी प्रॉब्लम हो वो आप बोलो, क्योंकि मैं लगता है इन्होंने दसन वाली जी साड़ियाँ शंका सारियाँ थोड़ा सा उस पर मेहनत करेंगे तो भविष्य में वक्फ बोर्ड पंजाब की 50% से ऊपर संपत्तियों पर अपना दावा पेश करने वाला है। उसका कारण है कि बंटवारे के समय पर जब पाकिस्तान बना तो इस वाले हिस्से में पंजाब सूबे में, वैसे पूरे पंजाब में लगभग 40% के लगभग आबादी है, पंजाब सूबा जिसको आप कह रहे हैं आज की तारीख में पंजाब प्रदेश, इसमें 50% के लगभग आबादी थी। कुछ कुछ जगहों पर तो 60-65% भी आबादी थी। और उनकी जो नियति थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। इसलिए यहाँ 100, 200, 500 बंधु बैठे हो सकते हैं जो सीधे सीधे अफेक्टेड है, लेकिन मेरा मानना है कि 50% से ऊपर लोगों के ऊपर वो अभी आने वाला है जो समस्या है। तो पाकिस्तान निर्माण के समय पर उनकी नीति ये है कि वो हिंदुस्तान के अंदर भी जमीन नहीं छोड़ेंगे और वहां पर भी सेपरेट जमीन ले गए। और उसकी जो शैली चली, जो उसका घटनाक्रम है, उसको समझ लेंगे तो आपको और हमको सबको बहुत सुविधा हो जाएगी कि हम कौन कौन असर में आ रहा है उसके। सबसे पहले पाकिस्तान निर्माण के समय पर बंटवारा हुआ, लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आए और ये तय हुआ कि यहाँ के लोग जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो संपत्ति सेटल होगी और वहाँ से जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो सेटलमेंट होगा और वहाँ की वैल्यूएशन लगाकर यहाँ वालों को और यहाँ की वैल्यूएशन लगाकर वहाँ वालों को दे दिया जाएगा। फिर कम ज्यादा करके यहाँ जो जमीनें खाली होंगी वो अलॉट कर दी जाएंगी। तो वो अलॉटमेंट तो जब होगा तब होगा, अभी तो भाई अफरा तफरी बची है, लोग यहाँ आ गए, यहाँ वाले वहां चले गए। और उन्होंने ये तय किया था कि हमें हिंदुस्तान के अंदर भी जमीन छोड़नी नहीं है, इसलिए वो हिंदुस्तान के अंदर जमीनों पर कैसे काबिज रहे और 10,38,000 किलोमीटर जो ले गए वो वहां बनी रहे और यहां भी कैसे रहे, ये उनका अपनी पॉलिसी है।
तो हम तो इनोसेंट थे, हम वहाँ से आए, चूंकि पंजाब का वो हिस्सा खाली करना पड़ा, तो सिख भाई, हिंदू या जो भी गैर मुस्लिम, शब्द गैर मुस्लिम कह ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, गैर मुस्लिम यहाँ पर आ गए। अब उस समय किसी को अपने में से पता नहीं था वहाँ क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये हम में से बहुत सारे लोग उसके भुक्तभोगी होंगे और बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में भी होंगे। जब यहाँ जमीनें खाली हुई तो यहाँ अलॉटमेंट भी कर दिए गए, बहुत बड़ी संख्या में अलॉटमेंट कर दिए। कोई रिश्तेदार के यहाँ रहा, नातेदार के यहाँ रहा, और धीरे धीरे करके हम यहाँ बस गए। अब मामला पड़ता है जमीनों के सेटलमेंट का। तो 1962 से ये नए परिवेश में आया। 1962 तक जिसके सेटलमेंट हो गए उसके हो गए। 62 में चीन की लड़ाई के समय पर डिफेंस रूल्स में परिवर्तन किया गया कि जो लोग चीन का साथ भारत में रह के दे रहे थे वो संपत्तियां सब शत्रु संपत्ति हो गई। अभी तो चीन का युद्ध चल रहा 62 में, क्योंकि हमारे यहाँ से कम्युनिस्ट भी चीन का ही साथ दे रहे थे। यहाँ कम्युनिस्टों ने पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम करके रखा था और मिलें बंद कर दी थी उनके सपोर्ट में, और नारे दे दिए थे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ये नारा दिया गया था, और रेल जाम कर दी गई। तो सरकार उस समय युद्ध में थी। युद्ध के बाद उन्होंने जो लोग भी सहयोग कर रहे थे उनकी संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। 65 की लड़ाई हुई, और 65 की लड़ाई पाकिस्तान ने इसलिए कर दी थी कि उनको लगा कि हिंदुस्तान आज कमजोर है, चीन से हार के गया है, और उनकी पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट थी कि हिंदुस्तान को कब्जा करना है। उसका एक संदर्भ और है कि जिन्ना ने वो अलग जमीन मांगी थी, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, स्टेटमेंट भी है। जमीन मांगी थी कि भाई हमें या तो हिंदुस्तान में हम सक्सेसर हैं, तुमने बादशाहों से ली थी, अंग्रेजों से ली, तो मुसलमानों से ली थी, मुसलमानों को वापस कर दो, और नहीं हो सकता तो हमको भूमि का टुकड़ा दे दो, हम वहां से फतेह कर लेंगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान फतेह तो तभी हो सकता है जब कुछ लोग यहाँ भी रहेंगे, और सब आबादी इधर की उधर चली जाएगी तो फतेह करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक प्लान कुछ उनके दिमाग में था और उन्होंने वो चला। तो 47 में पहला युद्ध किया उन्होंने कश्मीर पर हमला करके, कोई कारण नहीं था। ले भी गए 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आज भी उनके कब्जे में है, क्योंकि आबादी मुस्लिम थी। उनको लगा कि ये हमारा साथ दे देगा, और मुस्लिम सेना जो राजा की थी उसने साथ भी दिया उनका। वो मालूम पड़े लड़ने गए थे, उधर से ही गोली चलाने लगे हमारे खिलाफ। और 65 की लड़ाई इसलिए कर दी क्योंकि वो उनको लगा हिंदुस्तान कमजोर है, हार कर आया है, और हम कब्जा कर लेंगे। कुल मिलाकर हिंदुस्तान पर कैसे मुगलिया सल्तनत स्थापित की जाए, ये उनकी डे वन से पॉलिसी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन जमीनों का हिसाब किताब रखा, वक्फ बोर्डों को किया। अच्छी बात ये थी कि 1954 तक वक्फ बोर्ड था नहीं, कानून तो था, वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 में ही बन गया था, वक्फ बोर्ड नहीं था। कस्टोडियन कौन होगा? तो हमारी सरकार ने भी सहयोग दिया या अनजाने में किया या जो भी उनके दिमाग में आया, कुल मिलाकर उन्होंने यहां पर वक्फ बोर्ड बना दिया कि भाई ये संपत्तियां कस्टोडियन के रूप में ये रखेंगे। अब जो लोग यहाँ आए बस गए, उनको बेचारों को क्या मालूम कि वक्फ बोर्ड क्या बना है और क्या हो रहा है, इसके पीछे की चाल क्या चल रही है। लेकिन उनकी चाल निश्चित थी। तो 65 में जब उन्होंने युद्ध कर दिया तो उसके बाद डिफेंस रूल्स में पाकिस्तान को भी हमने कवर कर लिया। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए या जिन्होंने पाकिस्तान का सहयोग किया या जिन्होंने उस समय भारत का विरोध किया लड़ाई में, उनकी संपत्तियों को डिफेंस रूल्स में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। 1968 में बाकायदा एक कानून बन गया जिसको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहा गया। इसका मतलब अब यह हो गया कि जो लोग भी पाकिस्तान जा चुके हैं वो सारी संपत्ति अब एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। सेटलमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, जो भी था, जिनका सेटलमेंट हो गया वो तो चले गया, लेकिन अभी जो संपत्तियां यहां पर हैं उन पर क्लेम खत्म हो गया सबका।
यानी पाकिस्तान में जो व्यक्ति बैठकर ये सोच रहा है कि उसकी जमीन अभी यहां पर है, या वो षड्यंत्र सोच रहा है, वो सब संपत्ति अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अनुसार सब भारत सरकार हो गई। तो उन्होंने 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना दिया हमने यहां, तो वक्फ बोर्ड में चूंकि लोग तो यहां थे, वक्फ बोर्ड ने उन संपत्तियों का डेटा तैयार किया जो संपत्तियां अभी खाली थी, जिस पर मुसलमान पहले यहां पर काबिज थे। लेकिन हमारी राज्य सरकारों ने उस समय भाई सबको समावेशी करना था। अब सिख वहां से आया तो कहां रहेगा, पंजाब में ही रहेगा। तो भाई जमीनें लौट करी, कोई कागज दे दिया, कुछ ऐसे ही कर दी, कुछ नगर महापालिका ने कर दी, कुछ मतलब जो भी मोड अपनाया, कुल मिलाकर लोग बस गए। अब बसे हुए उनको इतना लंबा समय हो गया कि भूल भी गए बच्चे, और हम तो भारत के लोग तो वैसे भी 2-4-5 साल में ही भूल जाते हैं कि मेरे माँ बाप के साथ क्या क्या अत्याचार हुए। और उसका सबसे सर्वोच्च इलस्ट्रेशन ये है कि आक्रांताओं ने हमारी माताओं बहनों के साथ गलत किया। जो संतानें पैदा हुई वो आज भी ये कह रही है हमारे तो पूर्वज भाई थे।